हेलो प्यारे बच्चों आज हम पढ़ेंगे मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। पिछली क्लास में मैंने आपको लॉरेंज फोर्स पढ़ाया और उसके सारे केस, उसकी डायरेक्शन फाइंड करना और उस पर बहुत बेसिक न्यूमेरिकल कराए थे। आज हम एक चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में फेंकेंगे और उसके पाथ को देखेंगे, कौन सा पाथ फॉलो करता है, ट्रेजेक्ट्री, ये सारी चीज़ें समझेंगे। और अगर मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाए, समझ रहे हो, तब क्या होगा मोशन, तब कैसा मोशन होता है, ये सब समझेंगे। ठीक है, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी, आपको कंसेप्ट नहीं पता लॉरेंज फोर्स का, तो भाई प्लीज पहले वीडियो देखो, तब ये वीडियो समझ में आने वाली है। ठीक है, तो देखो, अब जैसे फोर्स की बात करें तो जो अगर मैं मैग्नेटिक फोर्स की बात करूं तो एक चार्ज पार्टिकल, अगर एक बार रिवाइज कर देता हूं फॉर्मूले को बस, जैसे इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ठीक है, और एक चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज Q है, वेलोसिटी v से एंगल थीटा पे जा रहा है। ठीक है, तो इस चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगा, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो Q इंटू वी क्रॉस बी, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। और अगर मैग्नीट्यूड देखें तो मैग्नीट्यूड होगा Q वी बी साइन थीटा एन कैप। ठीक है, सॉरी, अगर क्रॉस प्रोडक्ट खोले तो, और अगर केवल मैग्नीट्यूड की बात करें, अभी ये वेक्टर फॉर्म में होगा, देखो अभी क्रॉस प्रोडक्ट खोला है मैंने, और अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये हो जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, थीटा इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड, वी वेलोसिटी है, अगर थीटा 0 हो जाए तो देखो फोर्स 0 हो जाता है, थीटा पाई होने पे फोर्स 0, थीटा 90 होने पे फोर्स मैक्सिमम होता है। ठीक है, और इस फोर्स की डायरेक्शन को मैंने समझाया था कि राइट हैंड रूल से इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये वीडियो यहीं कहीं आपको प्लेलिस्ट में दिख जाएगी, आप उसमें चेक कर सकते हो पिछले वीडियो। और ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ फिंगर, वेलोसिटी की तरफ, पॉजिटिव चार्ज की वेलोसिटी के अलोंग, ये राइट हैंड है, ध्यान रखना, अंगूठा, और फोर्स यहाँ मिलेगा 90 डिग्री पे। ठीक है, मतलब अगर अंगूठा ऐसे रखें, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ फिंगर रखें तो फोर्स ऐसे मिलता है। ठीक है, ये राइट हैंड है, राइट हैंड पाम रूल है। देखो बच्चों, अब क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल आज की क्लास बहुत कीमती क्लास है बच्चों। ऐसे मैक्सिमम पेपर जो भी आप करते हो, जो भी नीट का, जेई, केवीपीवाई वगैरह का जितने भी एग्जाम देते हो, तो मैक्सिमम एग्जाम में इसका क्वेश्चन होता है, आज की जो क्लास पढ़ा रहा हूं मैं। ठीक है, देखो, जैसे इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है और वो यूनिफॉर्म है और इनवर्ड है। ठीक है, यूनिफॉर्म भी है और इनवर्ड भी है। तो देखो, अगर मैं यहाँ एक चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज Q है, वेलोसिटी v से उसको यहाँ फेंक दूं, ठीक है, तो बताओ उस पर फोर्स कितना लगेगा। तो वेलोसिटी ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, फोर्स होगा ऐसे। ठीक है, और फिर जब ये ऊपर की तरफ जाना शुरू होगा, ठीक है, ये, और फोर्स ऐसे। ये क्या हुआ सर? भाई जैसे ही बात सोचो, जैसे ही चार्ज पार्टिकल ऐसे एंटर कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, फोर्स ऐसे, तो ये तो ऊपर की तरफ लग रहा है, तो चार्ज पार्टिकल ऐसे रहते तो मुड़ेगा नहीं ऊपर, है ना। अगर ये मुड़ गया तो अब देखो, यहाँ वेलोसिटी ऐसे, फोर्स फील्ड ऐसे, तो फोर्स परपेंडिकुलर, अब ये ऊपर मुड़ना शुरू करेगा। तो जैसे ये ऐसे मुड़ना शुरू करेगा, मैं यहाँ पे एक टेंजेंट ले लेता हूँ, वेलोसिटी ऐसे, फिर फोर्स क्या होगा, फिर अंदर, अब फोर्स ऐसे, अब ये इसको ऐसे मोड़ना शुरू कर देगा। जब ये ऐसे मुड़ रहा होगा, फिर एक बार टेंजेंट वाला के देख लो वेलोसिटी, फिर फोर्स अंदर की तरफ है, ये तो ऐसे भाई घूमता रहेगा, है ना। तो इसका मतलब जो फोर्स परपेंडिकुलर होगा, समझो बच्चों, फोर्स ऐसे परपेंडिकुलर है ना, तो ये कौन सा मोशन करेगा, ये तो सर्कुलर कर जाएगा। फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर, इसका मतलब स्पीड तो चेंज होने वाली नहीं है ना। अगर स्पीड चेंज होने वाली नहीं है और परपेंडिकुलर, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स बन रहा है, और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या कराता है, सर्कुलर मोशन, तो ये सर्कुलर पाथ फॉलो कर लेता है। ठीक है, तो जब किसी चार्ज पार्टिकल को इस हालात में वेलोसिटी परपेंडिकुलर फेंकते हैं मैग्नेटिक फील्ड के, परपेंडिकुलर फेंकते हैं मैग्नेटिक फील्ड के, तो उस केस में ये सर्कुलर पाथ फॉलो करता है। तो जो हमने केस पढ़ा है अभी, हम एक चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में, वहां वेलोसिटी क्या है, परपेंडिकुलर टू बी, है ना। तो उस केस में हम पढ़ने जा रहे हैं इसको। तो देखो, ये पॉइंट है O है बच्चों, ये डिस्टेंस R है ना। मान लो चार्ज किसी टाइम यहाँ पे है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो इधर की तरफ लगेगा ना, अंदर की तरफ। ठीक है, फोर्स ऐसे लगेगा, तो ये जो फोर्स है ये कितना होगा बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स।
है ना। वही अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है सेंट्रीपिटल होगा mv²/r। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या पढ़ा है आपने, बोलो, QVB साइन थीटा mv²/r। ठीक है, ये होता है ना बच्चों, 90 डिग्री है, मैग्नीट्यूड लिखेंगे केवल, यहाँ डायरेक्शन तुम्हें पता ही कि सेंटर की तरफ रहेगा। तो इसका मतलब पहले अगर मैं यहाँ पे v से v कट जाएगा, और थीटा कितना है बच्चों, π/2। देख लो वेलोसिटी के और इसके बीच में एंगल कितना है, मैग्नेटिक फील्ड z एक्सिस के लॉन्ग है, अंदर की तरफ है। तो देखो साइन 91 हो गया, r इक्वल टू आ गया mv/qb। ठीक है बच्चों, ये रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन है और इसका पाथ क्या हुआ यहाँ पे, सर्कुलर। ठीक है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। अच्छा, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म, ये बात बताओ आप। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। क्यों भाई, क्योंकि हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फोर्स ना चार्ज पार्टिकल की स्पीड को चेंज नहीं कर सकता। अगर स्पीड को चेंज नहीं कर सकता तो कांस्टेंट स्पीड से घूमेगा, कांस्टेंट स्पीड से घूमेगा तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब देखो ये रेडियस आ गया। अब इसको अलग अलग फॉर्म में लिखा जाता है, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, ऐसा कुछ। तो देखो हमने पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी होती है बच्चों ½ mv², पढ़ा है। तो अगर मैं इसमें ऊपर नीचे ऐसे मल्टीप्लाई कर दूं m को, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ठीक है, mv इक्वल टू √2mk। समझ में आया। तो ये स्पीड आ गई, मतलब mv की वैल्यू आ गई। इसे क्या लिख सकते हो बच्चों, √2mk/qb। क्लियर है, ये रेडियस ऑफ चार्ज पार्टिकल आ गया। क्लियर है, तो रेडियस आ गया। कई बार क्या होगा इस क्वेश्चन में बच्चों, चार्ज पार्टिकल को ना किसी वोल्टेज से एक्सेलेरेट करा जाएगा। अब देखो ये बहुत छोटे चार्ज पार्टिकल यहाँ फेंके जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल। तो इनको ऐसे तो है नहीं कि आप फेंक दोगे ऐसे, कोई आपके पास कोई हाथ में पकड़ा और फेंका, ऐसे नहीं फेंक सकते ना, बहुत छोटे पार्टिकल है। तो इनको स्पीड देनी होती है ना, जब तो इनको स्पीड देनी होती है और हमें जरूरत पड़ती है इनके फील्ड के अंदर से चलाने के लिए। तो आप स्पीड दोगे तो स्पीड कैसे दोगे, तो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैट्स में कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड से स्पीड बढ़ जाएगी। तो एक पोटेंशियल डिफरेंस दोगे आप, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। जैसे कैपेसिटर के बीच में रख देते हैं, है ना, तो वोल्टेज मिलेगा, वोल्टेज से इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक प्लेट से दूसरी तरफ भागता है। तो वो वोल्टेज से जब आप एक्सेलेरेट करते हो तो सोचो वर्क डन कितना होता है। अगर किसी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलेरेट करके यहाँ लाओगे तो वो हम इसकी जो स्पीड है या काइनेटिक एनर्जी है वोल्टेज के टर्म में लिखने जा रहे हैं। तो क्या बताया था आपको इलेक्ट्रोस्टैट्स में कि अगर एक चार्ज पार्टिकल है Q, उसे वोल्टेज V से एक्सेलेरेट करते हो तो ये वर्क डन होता है ना, V है एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। समझ रहे हो बच्चों कैसे होता है, मतलब जैसे ये देखो ये पॉजिटिव प्लेट रखी है सामने, ठीक है, और ये नेगेटिव, और एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, तो यहाँ रख दिया आपने, तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ भागेगा नहीं, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में अब यहाँ एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा नहीं V, तो वो यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो स्पीड पकड़ लेगा। जब स्पीड पकड़ लेगा तो मैग्नेटिक फील्ड में फेंक देंगे उसको, फिर दौड़ेगा वहाँ सर्कल वगैरह करेगा। सर करा क्यों रहे हो ये सब, ये सर्कल वर्कल क्यों करते हैं ये सब पार्टिकल। बेटा जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए हैं, जितने भी हम मटेरियल को स्टडी करते हैं, कोई नई नई चीज़ें पढ़ी थी हमने, जैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज मास रेशियो पढ़ा था, थॉमसन एक्सपेरिमेंट सुना होगा आपने, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, वहाँ पे ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। समझ रहे हो, मतलब हम कभी किसी स्ट्रक्चर को समझते हैं तो बीम एक्सेलेरेट होकर जाकर टकराती है, एक्सरेज का प्रोडक्शन सुना होगा आपने। तो हर जगह आपको चार्ज पार्टिकल को एक्सेलेरेट करके कोलिजन कराने होते हैं। इवन न्यूक्लियर बॉम्ब ये सब भी इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित होते हैं। तो इसका मतलब हमें किसी वोल्टेज से एक्सेलेरेट करना है चार्ज पार्टिकल को, तो वर्क, और वर्क क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये पहले बहुत थकी हुई स्पीड से होगा इलेक्ट्रॉन, आपने इसे वोल्टेज देकर बढ़ाया, तो क्या लिखोगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। और इनिशियल कितनी होगी बच्चों, 0, तो QV इंटू ऐसे लिखेंगे ना, K लिख देते हैं फाइनल को, है ना, इनिशियल नेग्लिजिबल हो जाती है, तो QV इंटू K हो गया, है ना। तो K की जगह क्या लिख सकते हो बच्चों, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। थोड़ा ज़्यादा नीचे लिख दिया मैंने, यहाँ लिख देता हूँ, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। अब वो मैं यहाँ इस फॉर्मूले में रख देता हूँ, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा
√2m इंटू क्यू वी अपॉन क्यू बी। बस ध्यान रखना ये वाला टर्म तो स्पीड है, ठीक है, ये स्पीड है और ये क्या है, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, ठीक है। गलती मत कर देना, बच्चे न्यूमेरिकल में गलती कर देते हैं। अब देखो बच्चों, ये हमें यहाँ पे रेडियस पता लग गया। अब अगर ये चक्कर काट रहा है, घूम रहा है, तो घूमने में इसे एक टाइम पीरियड लगेगा, है ना भाई। चक्कर में टाइम कितना लगेगा, तो टाइम कैसे लिख सकते हैं, कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा एक चक्कर में, 2πr अपॉन स्पीड से डिवाइड कर दो, तो 2πr की जगह ये रखो mv/qb अपॉन v से v कट गया। टाइम पीरियड कितना आ जाएगा बच्चों, टाइम 2π अपॉन 2πm अपॉन qb। क्लियर है बच्चों। तो अब हमें समझ में आया कि यार टाइम पीरियड जो है मास पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज पे, है ना, मैग्नेटिक फील्ड पे, लेकिन स्पीड पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ये क्या बात है सर, ज़्यादा स्पीड होगी तो जल्दी नहीं चक्कर काट जाएगा। ध्यान से देखना, जो रेडियस होता है ना, रेडियस स्पीड पे डिपेंड करता है। तो ज़्यादा स्पीड होगी ना तो रेडियस ज़्यादा हो जाएगा। जैसे मैं 2 इलेक्ट्रॉन को फेंकूँ, एक की स्पीड v है, एक की 2v है, तो जिसकी स्पीड है वो तो ये मान लो चक्कर काट के गया, और 2v वाला बड़ा चक्कर काटेगा। टाइम सेम रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये मास और चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, स्पीड पे नहीं। तो ज़्यादा स्पीड तो ज़्यादा बड़ा चक्कर, छोटी स्पीड तो छोटा चक्कर, टाइम सेम लेंगे, ठीक है। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से फेंके राम और श्याम, तो जिसकी स्पीड ज़्यादा है वो बड़ा चक्कर काट के आएगा, जिसकी स्पीड कम है वो छोटा चक्कर, तो आएंगे दोनों सेम टाइम पे, ठीक है। ये टाइम पीरियड आ गया। अगर मान लो लगता है आपको सर फ्रीक्वेंसी बताओ, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड या नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा qb/2πm, ठीक है, qb/2πm। और हम इसे लिख सकते हैं बच्चों ओमेगा, दैट इज 2π/t, ठीक है। ओमेगा ऐसे लिख सकते हैं 2π/t, और ये कितना हो जाएगा यहाँ से qb/m। एंगुलर स्पीड भी पता कर सकते हैं, एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, इसको एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। तो देखो अब हमें बेसिक फॉर्मूले मिल गए भाई, और हमें ये पता लग गया कि अगर एक चार्ज पार्टिकल, जैसे यहाँ ये चार्ज मैग्नेटिक फील्ड है ना, और इसमें एक चार्ज पार्टिकल ऐसे ओहो ऐसे एक चक्कर काट के आ रहा है, ठीक है, तो उसका रेडियस r, ठीक है, और उसका टाइम पीरियड हमें सब पता लग गया, ठीक है। रेडियस पता कर चुके हम mv/qb, है ना, और टाइम पीरियड 2πm/qb, ठीक है, ये पता कर चुके हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ ना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इन सब का बहुत यूज होता है, तो इनके एक बार चार्ज बता देता हूँ आपको, क्योंकि चार्ज और मास क्या होते हैं, ठीक है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास m ही रखेंगे और चार्ज +- e, ठीक है। प्रोटॉन का m और +e, ठीक है। ड्यूट्रॉन का, अच्छा प्रोटॉन को ना हाइड्रोजन एटम से भी दिखा सकते हैं ऐसे, क्योंकि प्रोटॉन में इलेक्ट्रॉन होता है एक, तो नेग्लिजिबल मास होता है, प्रोटॉन के मुकाबले बहुत छोटा मास होता है, तो हाइड्रोजन एटम भी लिखा जा सकता है। ड्यूट्रॉन होता है 1s2, तो इसका मास हो जाता है 2m और चार्ज होता है +e। ऐसे ट्रिटियम, तो इससे यूज कर रहे हो तो 1 3, और ऐसे 3m मास हो गया +e, ठीक है। ऐसी अल्फा, अल्फा यानी कि हीलियम न्यूक्लियस, ठीक है। हीलियम न्यूक्लियस में बच्चों चार्ज +2 मास 4 है ना, तो इसका मास हो जाता है 4m। मास ऑफ प्रोटॉन जो है ना, ये कम, इसको देखो, इसको अलग सोच के और भूल जाओ, इलेक्ट्रॉन तो अलग कैटेगरी है, इनके मास आपस में लिंक है। प्रोटॉन का मास m, इसका 2m, इसका 3m और इसका 4m, और चार्ज +2e होता है इस पर, ठीक है। ज़्यादातर यही क्वेश्चन में यूज होता है, इसलिए इसको पढ़ लिया हमने। अब देखो, अगर मैं, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं इस पर, देखो बच्चों, an alpha particle, an alpha and a proton
एक्सेलरेटेड, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं भाई, एक्सेलरेटेड विद वोल्टेज 100 वोल्ट एंड 200 वोल्ट रेस्पेक्टिवली। ठीक है, मतलब एक अल्फा पार्टिकल है और एक प्रोटॉन है, इन दोनों को 100 और 200 वोल्ट से मतलब एक्सेलेरेट किया, एंड देन एंटर्स इनटू द सेम मैग्नेटिक फील्ड। सेम मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ देयर ऑर्बिट, ठीक है, ऑफ देयर ऑर्बिट। समझ में आया बच्चों? देखो जैसे क्वेश्चन है कि यार रेडियस का फॉर्मूला देखते हैं पहले। चलो डायग्राम तो समझ में आ ही रहा है कि यार अगर चार्ज पार्टिकल है कोई पॉजिटिव तो उसको फेंकोगे तो ऐसे घूमेगा, ठीक है, और नेगेटिव, अच्छा अगर फील्ड आउटवर्ड हो तो ऐसे घूम जाता। ज़्यादातर सब ऐसे ही बनाते हैं, मुझे यही आदत है नेगेटिव फील्ड को ड्रॉ करने की। अच्छा नेगेटिव चार्ज हो तो फिर सर्कल उल्टा बनेगा, या तो फील्ड उल्टा कर दो या नेगेटिव चार्ज कर लो। समझा रखा है ना, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फिर उल्टा हो जाती है। तो देखो अभी फिलहाल क्वेश्चन देखते हैं। रेडियस क्या होगा वोल्टेज के टर्म में, क्या लिखा था अभी हमने फॉर्मूला, √2mqv/qb, याद है ना, ये लिखा था। मान लो अल्फा के लिए लिख रहे हैं, ठीक है, तो मास ऑफ अल्फा और चार्ज ऑफ अल्फा, और प्रोटॉन के लिए लिख रहे √2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन चार्ज प्लस ई, ऐसे, ठीक है बच्चों, ऐसे लिख सकते हैं ना, बोलो है ना। अब इन दोनों को, अब देखो हमने पढ़ रखा है कि अगर इसका मास m है, चार्ज इसका e होता है, इसका चार्ज e, इसका चार्ज 2e, और इसका मास कितना हो जाता है 4m, और यहां भी चार्ज 2e, ठीक है बच्चों, ऐसे लिखा जाता है ना। तो देखो डिवाइड करो, e से e कट जाएगा, b से b कट जाएगा, रूट से रूट कट जाएगा, ऐसा कर मत देना, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा बच्चों, जब आप इसे डिवाइड करोगे r अल्फा अपॉन, तो ये देखो, अच्छा 2 से ये 2 काट दो, m से ये m काट दो, e से ये e काट दो, ठीक है। तो इसमें अंदर क्या बचा, 4 2 जा 8, √8 इंटू वोल्टेज ऑफ अल्फा, ठीक है, और यहाँ एक 2 बचा, ठीक है, ये नहीं कटेगा, अपॉन इंटू वोल्टेज ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, ऐसे। अब देखो बच्चों यहाँ से क्या होगा, 4 एक बाहर आ जाएगा तो ये 2 कट जाएगा, तो अंदर बचेगा 2 इंटू वी अल्फा अपॉन वी पी, ठीक है। 2 वी अल्फा कितना है बताओ, 100, और ये कितना हो जाएगा वी प्रोटॉन 200, ठीक है, कितना आ गया 1:1। ये मेरी कैलकुलेशन है, और अगर मेरी कैलकुलेशन में गलती है कुछ तो कमेंट बॉक्स में लिख दो उस कैलकुलेशन को, ठीक है, जो भी आंसर है। तो इस तरीके से आपने कैलकुलेट किया। क्लियर है बच्चों? अब देखो, अब मैं आपसे एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछूं, बिल्कुल कैलकुलेशन बेस्ड, कि एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के नाम कितने होते हैं बच्चों, कई बार बता चुका मैं, याद रखने होते हैं नाम। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंडक्शन, फ्लक्स डेंसिटी, है ना। मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू 100 टेस्ला, ठीक है, विद स्पीड, विद काइनेटिक एनर्जी 32 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, ऐसे लिखा है। नॉर्मली, मतलब नॉर्मली का मतलब परपेंडिकुलरली एंटर करा है, ठीक है। फाइंड रेडियस, ठीक है। देखो बच्चों, हमने जो पढ़ा है SI सिस्टम में पढ़ा है सब कुछ। SI सिस्टम में पढ़ा है तो रेडियस मतलब सारी एनर्जी
एनर्जी, चार्ज, मास सब एम के सिस्टम में होना चाहिए। तो यहाँ पे ना इसने 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। तो आप हमेशा याद रखना इस चैप्टर में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल। और जैसे कि किलो लिखा है तो 1 किलो का मतलब होता है बच्चों 10⁻3। और अगर 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा भी लिख देता है कई बार, तो इसका मतलब होता है 10⁶। 1 मिलियन मतलब 10 लाख, ठीक है। तो ऐसे आप कन्वर्ट करोगे। अब देखो सबसे पहले फॉर्मूला कौन सा है, काइनेटिक एनर्जी है ना, √2m k, ठीक है, अपॉन QB। देखो 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है बच्चों, 9.1 इंटू 10⁻31। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी 32 है ना, और किलो की जगह 10⁻3 और जूल के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन ई क्यू की जगह 1.6 इंटू 10⁻⁻19। मैग्नेटिक फील्ड कितने टेस्ला है 100। इसे सॉल्व करो और आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखो। बच्चे बहुत दिनों से मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन थोड़े से एफर्ट किया करो, केवल ये नहीं कि देख लिया फिल्म की तरह। इसको समझो, इसको सोचो, क्वेश्चन को करो। बहुत कीमती क्लास है बच्चों आपके लिए। वो अलग बात है कि बहुत कम लोग देखते हैं इन क्लासेस को, लेकिन मेरे हिसाब से अगर इतनी चीज़ें आप समझ जाओ ना फिजिक्स में, तो भाई कोई भी एग्ज़ाम हो आपका फोड़ दोगे उसको। अब बच्चों, अब एक बहुत मज़ेदार इन्फॉर्मेशन देता हूँ। आप लोगों का क्वेश्चन आता है कि सर केवल एक्सक्लूसिव CBSE के लिए पढ़ाइए सर, और जिसमें बिल्कुल डेरिवेशन प्रॉपर ये सब पूरा बैच लाइव क्लासेस चले। आप मुझे अपने चैनल पे बोलते हो कि आप लाइव क्लासेस चलाओ, तो मेरे चैनल पे ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मैंने अनअकैडमी ज्वाइन किया है। और अनअकैडमी जैसे कि आप जानते हो इंडिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है आज की तारीख में एजुकेशन के लिए। तो मैं आपको ये जो बता रहा हूँ ये आपका CBSE क्लास 11th और क्लास 12th के लिए प्रोग्राम है। आप ज्वाइन कर सकते हो। प्लस क्लासेस, प्लस का आप मतलब समझते हो, प्लस क्लासेस में आपकी डेली क्लासेस, टेस्ट, एग्ज़ाम, असाइनमेंट, होमवर्क प्रॉपर जैसी आपकी ऑफलाइन क्लासेस होती हैं, बिल्कुल वैसी क्लासिकल, बिल्कुल बढ़िया क्लास चलती है। और मैं उसमें प्लस में मैं ही पढ़ाऊँगा, ठीक है। और भी टीचर्स हैं आप जिससे पढ़ना चाहो। और मतलब मेरी भी प्लस पे क्लासेस हैं, स्पेशल क्लासेस हैं, यूट्यूब क्लासेस हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको मैं चार्जेस बता देता हूँ। 1 मंथ का चार्ज है। अगर केवल 1 महीने का आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 2700 पर मंथ। लेकिन अगर आप 10th पास करके आ रहे हो अभी, या अभी 11th में हो, ठीक है, तो उस केस में आपको पूरा लंबे टाइम का प्लान लेना चाहिए। जैसे अगर 3 मंथ में लेते हो तो देखो चार्ज घट जाते हैं 1950 रुपीज़, जिसमें 28% आपको ऑफ हो रहा है। मतलब जितना बड़ा प्लान उतना कम ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है। 6 मंथ का प्लान लोगे तो 1500 पर मंथ, तो बहुत मतलब कम अमाउंट है मेरे हिसाब से भाई। अगर आपको सारे सब्जेक्ट की कोचिंग मिल रही है ना, और रेगुलर, और मतलब कोई लिमिट नहीं है। जैसे अगर मैं ऑफलाइन में पढ़ाऊँ तो एक ही क्लास में 1 दिन बैठ सकते हो आप। इस क्लास में क्या है कि आप कितनी ही क्लासेस ज्वाइन करो, फ्री हो, आप पूरे दिन पढ़ो, समझ रहे हो। एक साथ कहीं कहीं चैप्टर चल रहे होते हैं, किसी भी चैप्टर को आप कंप्लीट कर सकते हो। आपके एग्जाम में आ रहा है वो चैप्टर, वो भी कर लिया, तो फ़ायदा मिलता है इसका। 12 अगर आप 12 मंथ का लेते हो तो 1125 रुपये, जिसमें मतलब देखो टोटल 1125 पर मंथ देना पड़ेंगे। तो 58% के आसपास डिस्काउंट है अगर इस प्राइस के हिसाब से देखें। 18 मंथ का है जो 1000 पर मंथ है, ठीक है, और 24 मंथ का है जो 938। तो ये तो बहुत ही आसान है। मतलब एक सब्जेक्ट की ट्यूशन भी लेते हैं ना तो बहुत ज़्यादा होती है अब ऑफलाइन में, और यहाँ इतने सारे सब्जेक्ट आपको इसमें मिल रहे हैं, ठीक है। अब एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो मेरे लिए है कि अगर आप कोई भी चैनल, मतलब कोई भी कोर्स ज्वाइन करेंगे तो उसमें कोड की ज़रूरत होती है। तो अगर आप इस कोड को डालते हैं उज्ज्वल K10, तो वो कोर्स अनलॉक होगा। फ्री कोर्स को भी अनलॉक करने के लिए आपको कोड की ज़रूरत पड़ी किसी टीचर के, तो आप इसको ज्वाइन करना, है ना। मेरे स्टूडेंट हो यार, कम से कम इतना तो करोगे। तो ये इसे ज्वाइन करेंगे, मतलब इस कोड को डालना है। और जितने भी अगर आप ये कोर्स भी लेते हो तो जैसे ये 28%, अगर कोड डाल देते हो तो ये 10% और हो जाता है, ये 38% डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ये कोड आपको डालना है उज्ज्वल K10। तो ये आपका मतलब इसमें केवल आपको CBSE 11 12 आपको तसल्ली से पढ़नी है। तो ये बहुत अच्छा कोर्स है, ठीक है। और इन क्लासेस में जिनमें पढ़ा रहा हूँ ये KVPY, नीट, एडवांस, इनमें तो बहुत ज़्यादा एडवांस करते हैं हम। तो वो चीज़ें हैं, एक्सक्लूसिव क्लासेस इसमें कर सकते हो, ठीक है। चलिए देखो बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर मान लो मैं इस रीजन में एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता हूँ, जैसे यहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इस रीजन में।
और यहाँ पे चार्ज क्यू वेलोसिटी v ऐसे मूव कर रही है, चार्ज क्यू है, वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, बिल्कुल यहीं से शुरू हुआ है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो जैसे ये इसमें जाएगा तो इस पर एकदम फोर्स लगेगा, तो फोर्स की डायरेक्शन बताओ जरा। वेलोसिटी ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो फोर्स कैसे लगेगा बच्चों, इस तरीके से लगेगा ना। अब फोर्स ऊपर की तरफ है तो ये ऊपर उठना शुरू करेगा, नहीं करेगा, तो ये ऊपर उठ रहा है, तो ऊपर उठा है किसी टाइम पे हमने इस पर टेंजेंट डाल के देखी, वेलोसिटी है तो फोर्स ऐसे, ठीक है। फिर ये ऐसे चला तो यहाँ पे फोर्स ऐसे, ठीक है। फिर ऐसे चला तो फोर्स ऐसे, फिर ऐसे चला फोर्स ऐसे, समझ रहे बच्चों। और जब यहाँ पे आया तो बिल्कुल ऐसे ही बाहर निकल जाएगा ये, और फोर्स क्या होगा, परपेंडिकुलर। अब मैं आपसे पूछूं कि यार इसका सेंटर, ये तो सेमी सर्कल जैसा लग रहा है, इसका सेंटर कहाँ होगा, तो आपको आइडिया होना चाहिए यहाँ पे इसका सेंटर होगा। क्यों, क्योंकि पूरा चक्कर काट, आधा चक्कर काट रहा है, और फोर्स ये है, और ये फोर्स सेंट्रीपिटल होता है, तो सेंटर से गुजरेगा। तो अगर सेंटर से गुजरेगा तो इसका ये सेंटर सर्कल का यहाँ होना चाहिए, और ये हमेशा आधा चक्कर काट के आएगा। क्यों सर, मैं इसको ज़्यादा स्पीड दे देता हूँ, आप ज़्यादा स्पीड दे दो, डबल स्पीड दे दो, ठीक है, तो ये बड़ा चक्कर काट के आएगा बाहर, अगर यहाँ बाउंड्री से एंटर किया है, ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर ये सफिशिएंट डिस्टेंस है, मान लो सफिशिएंट डिस्टेंस है, मतलब जो इसका रेडियस है, जैसे रेडियस है आर से ज़्यादा विड्थ है मैग्नेटिक फील्ड की, तो उस केस में हमेशा आधा चक्कर काट के बाहर आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गई ये बात, ये बहुत काम आती है हमारे कुछ कॉन्सेप्ट में। अब जैसे मैं यहाँ एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, देखो, देखो जैसे यहाँ बना देता हूँ क्वेश्चन, ये सेपरेशन डी है इन दो प्लेट के बीच में, ये दो प्लेट हैं, इनके बीच में यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। हमने एक चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज क्यू है उसे v स्पीड से फेंक दिया ऐसे, है ना, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसा होने नहीं देगा, सीधे नहीं चलने देगा, इसको मोड़ देगा, स्पीड कभी नहीं बदल पाता, डायरेक्शन बदल देता है। तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस वेलोसिटी सच दैट इट डू नॉट, मतलब चार्ज पार्टिकल डू नॉट स्ट्राइक ऑन अपर प्लेट, ठीक है, अपर प्लेट, मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी बताओ कि ऊपर वाली प्लेट पे ना टकरा पाए। देखो जैसे बच्चों ये वेलोसिटी है, ठीक है, हमने इसको ऊपर की तरफ फेंका तो ऐसे जा रहा है, फोर्स किधर लगेगा, इधर की तरफ, तो फोर्स ऐसे, फोर्स ऐसे, फोर्स ऐसे, ऐसे ऐसे घुमा सकते हैं ना, और ज़्यादा स्पीड से तो ऐसे टक्कर कर जाएगा, लेकिन हम कितना मतलब इस पर टक्कर भाई कम करेंगे स्पीड तो ये ऐसे घूम जाएगा, और ज़्यादा करेंगे ऐसे, और ज़्यादा, और ज़्यादा, और ज़्यादा, एक टाइम पे बस ये इतना चला जाए, इससे ज़्यादा पे तो टक्कर खा जाएगा, है ना, क्योंकि प्रॉब्लम उसने मैक्सिमम स्पीड बोली है कि मैक्सिमम, तो स्पीड भी ज़्यादा होनी चाहिए लेकिन टकराए भी ना, तो टकराए भी ना तो क्या हो जाए, बस ऐसे घूम के आ जाएगा। तो उस केस में देखो ये सेमी सर्कल हो गया, तो अगर ये सेमी सर्कल है तो इसका रेडियस डी के बराबर हो गया, नहीं जस्ट, है ना, समझ में आया बच्चों। तो ये इस केस में हमने पढ़ा है जो डी होना चाहिए, आर शुड बी लेस देन और इक्वल टू, ठीक है, डी होना चाहिए, नहीं, है ना, तो क्या हो जाएगा बच्चों, आर इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी लेस देन इक्वल टू डी, तो वी लेस देन और इक्वल टू क्यू बी डी अपॉन एम, और मैक्सिमम लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए, तो मैक्सिमम कितना हो सकता है भाई, क्यू बी डी बाई एम, तो ये मैक्सिमम स्पीड हुई, कितनी स्पीड से जाएगा तो ऊपर वाली प्लेट से नहीं टकराएगा। क्लियर है, तो देखो बच्चों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है, अब हम डिफ्लेक्शन पता करेंगे, जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो कितना डिफ्लेक्ट हो जाता है, तो डिफ्लेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, डिफ्लेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। देखो
देखो क्या है बच्चों, ये चार्ज पार्टिकल का मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन। जैसे एक बात सोचो, एक चार्ज पार्टिकल को बच्चों आप ये चार्ज पार्टिकल है, इसको वेलोसिटी v से, ठीक है, ओ ओ ओ चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी v से फेंक दिया, ठीक है बच्चों, फेंक दिया। अब हमसे पूछा जा रहा है, अब देखो बच्चों फोर्स लगेगा तो इस पर परपेंडिकुलर होगा ऐसे, तो यहाँ बड़ी स्पीड है इसकी, तो ये ऐसे मुड़ना शुरू हो जाएगा, है ना। मान लो किसी टाइम यहाँ तक पहुँचा, भैया यहाँ ऐसे मुड़ सकता है, मतलब ऐसे हमने एक आइडिया लिया, मुड़ना तो चाह रहे हैं ना। तो यहाँ जाते जाते मान लो ये इतनी डिस्टेंस ट्रैवल कर गया एक्स डायरेक्शन में, तो यहाँ जाते जाते ये इस पाथ को फॉलो कर रहा है, इस पर टेंजेंट डालो तो ये इसकी स्पीड हुई, है ना। स्पीड तो बदल नहीं सकती कभी भी। तो ये देखो अब भटक गया, ये पहले एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा था ना, है ना। अब एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है बच्चे, ये डेल, ठीक है, डेल। डेल, ठीक है। डेल क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक। तो देखो अब हमें डेविएशन फाइंड करना है, ठीक है, डेविएशन। अब देखो एंगल ऑफ डेविएशन, ये एंगल कितना होगा, तो यार कैसे फाइंड करें। तो इसके दो तरीके होते हैं बच्चों, एक बार तरीका तो है टाइम के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट कर लो, एक है डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, डिस्टेंस वाला देख लेते हैं। तो देखो एक बात सोचो, जैसे ये फील्ड में एंटर करा, मैंने कहा फील्ड यहाँ से शुरू हुआ है, ठीक है, फील्ड में एंटर करा तो इस पर फोर्स ऐसे लगेगा, है ना। और सर्कुलर मोशन का तो हिस्सा है, पक्का ये सर्कुलर पाथ है, तो अगर फोर्स यहाँ से लग रहा है तो पक्का इस सर्कल का सेंटर यहाँ होगा, जो ये आर्क बना रहा है ना, इसी लाइन पे कहीं होगा, तो मैंने यहाँ मान लिया, ठीक है, कहीं तो होगा सेंटर। देखो इसको ज्वाइन कर लो, ठीक है, मानते बच्चों, ज्वाइन कर लिया। देखो ये डिस्टेंस मैं कह रहा हूँ एक्स में ट्रेवल करा है, तो ये एक्स है, ये डेल है, ये 90 माइनस डेल, ये 90, तो ये कितना होगा, डेल, ठीक है। और ये क्या होगा, रेडियस, ठीक, समझ रहे हो बच्चों, ये एक्स, ठीक है, ऐसे। तो अब देखो रेडियस का तो पता है, मैं रेडियस की तो वैल्यूम लिख लेंगे, तो डेल। अब देखो ये एक ट्रायंगल बना, ये वाला, ठीक है, तो साइन डेल इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो डेल इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाय आर। मतलब अगर आपको एक्स डिस्टेंस ट्रेवल पता लग जाए, आर रेडियस पता लग जाए, तो यहां से क्या आ जाएगा, डेविएशन आ जाएगा। क्लियर है बच्चों। अब देखो इतना हमें समझ में आ गया, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, हमें पता करना है बच्चों ये एंगल कितना होगा, है ना। मतलब हम टाइम के रेस्पेक्ट में पता करना चाह रहे हैं। एक बात सोचो, जब मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब मैग्नेटिक फील्ड को चार्ज पार्टिकल में फेंकते हैं तो ओमेगा होता है बच्चों क्यू बाय एम, होता है ना। ओमेगा कितना होगा, क्यू बाय एम। तो डेल इक्वल टू ओमेगा टी, ठीक है, डेल क्यू बाय एम इंटू टी। समझ में आई बात, क्यू बाय एम इंटू टी, समझ में आया, सिंपल सा। भाई याद करो थीटा इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम नहीं होता, ऐसे याद करो, ये फॉर्मूला पढ़ा था। थीटा ओमेगा होता है डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, ठीक है। तो बस ओमेगा की जगह क्यू बाय एम रख दिया, इंटू टी कर दिया। तो अगर पूछा जाए 2 सेकंड बाद कितना एंगल डेविएट हो जाएगा, ये पता पूछे तो कैलकुलेट किया जा सकता है। क्लियर है बच्चों, समझ में आया इतना। और अगर कभी ये पूछे कि ये साइड में डिफ्लेक्शन कितना है, ये तो कैसे कैलकुलेट करोगे बताओ। ये डेविएशन कैलकुलेट करा जाए तो देखो ये डेल है, ये आर है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आर कॉस डेल,
ठीक है, और ये पूरा रेडियस है, तो y कितना आ गया, r माइनस आर कॉस डेल। ठीक है, अगर आपने पहले डेविएशन फाइंड कर लो यहाँ से, और फिर ये इसको बोलते हैं साइड वे डिफ्लेक्शन। मतलब अगर ये ऐसे जा रहा है तो साइड में इतना चला गया ना, तो ये डिस्टेंस में डिफ्लेक्शन आ जाएगा। ठीक है, कुछ बुक्स में ये डाल रखा है साइड वे डिफ्लेक्शन पूछता है, तो ये कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, इसका और भी तरीका होता है जब अप्रोक्सीमेशन लेते हैं, तो बिना अप्रोक्सीमेशन एक्यूरेट पता करना है तो ये तरीका है, एक्चुअल तरीका ये है। कई बार हम अप्रोक्सीमेशन ले लेते हैं, फोर्स को सीधा इस डायरेक्शन में मान के सॉल्व करते हैं, तो वो सही नहीं है, आप इससे सॉल्व करना हमेशा। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? तो इस तरीके से मैंने आपको डेविएशन बताया। अब इस पर कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन है, मान लो कि ये मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ट डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट डायरेक्शन में है, और ठीक है ऐसे ये चार्ज है, वेलोसिटी v है, यहां से ऐसे बाहर जा रहा है ये। ठीक है, और डेल पूछा है, इस डिस्टेंस को d दे रखा है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड भी है b वैल्यू दे रखी है। तो ऐसे बोला जा रहा है कि फाइंड डेल फर्स्ट पार्ट इफ d इक्वल टू है mv बाय 2qb। पहला क्वेश्चन ये है। ठीक है, दूसरे पार्ट में है इफ d इक्वल टू 2mv बाय qb। ठीक है, ये दो पार्ट पूछे हैं। ठीक है, देखो बच्चों, अगर ये वेलोसिटी v से ऐसे जा रहा है तो ऐसे मुड़ा यहां जाके ये डेविएट हो गया। आपको डिस्टेंस, ये x बोला था ना मैंने पिछले डेरिवेशन में अभी, तो यानी कि डिस्टेंस की नॉलेज दे रखी है तुम्हें। तो डिस्टेंस देखो, x की नॉलेज है ये, तो डेल अभी मैंने क्या लिखा है, साइन इनवर्स x बाई आर ना, है ना। तो साइन इनवर्स x कितना है हमारे पास, ये रहा mv बाय 2qb, है ना, अपॉन r कितना होता है रेडियस, mv बाई qb। समझ रहे बच्चों, qb से qb, mv से mv, साइन इनवर्स 1/2, और साइन इनवर्स 1/2 कितना होता है बच्चों, 30 डिग्री, यानी कि π/6। तो ये 30 डिग्री एंगल है। क्लियर है, देख लो आप भाई, x d की वैल्यू mv बाई 2qb और रेडियस लिख दिया, ये π/6 आ गया, π/6। क्लियर है बच्चों? अब देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि अगर d इक्वल टू 2mv बाई qb है तो चेक करके देखते हैं साइन इनवर्स। तो आपको समझ में आ गया यार, ये r होता है तो 2r लिख दूं डायरेक्ट, और ये r से r कट गया, साइन इनवर्स 2 है, साइन इनवर्स 2, साइन इनवर्स 1 होता है π/2, और एक 2 है तो π/2 प्लस π/2, पाई 180 डिग्री। ऐसा मत कर देना, ये गलत कैसे हो गया, साइन इनवर्स 2 तो हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब है कि इस केस में ये विड्थ इतनी सफिशिएंट है, देखो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस है, जो भी थोड़ी देर पहले समझाया था, इतनी सफिशिएंट है कि चार्ज पार्टिकल आराम से घूम जाएगा। ऐसे यहाँ से बाहर निकल रहा है ना इनमें, तो वो इतना सफिशिएंट है। मतलब ऐसे मैं बनाऊं कि जैसे चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा है, वो ऐसे घूम के आ जाएगा। मतलब ये रेडियस है और d कितना हो गया 2r, ये 2r है, तो चार्ज पार्टिकल इजीली ऐसे घूम जाएगा। तो ये ऐसे जा रहा है और ऐसे वापस हो गया, तो कितना डेविएट हुआ 180 डिग्री। तो ये 180 डिग्री आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया बच्चों? तो इस केस का आंसर होगा 180 डिग्री। ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, बस पता लग गया हमें कि इस बार सफिशिएंट विड्थ है, 2r के बराबर है ये d, तो चार्ज पार्टिकल वापस हो जाएगा। ठीक है, देखो बच्चों, अब ये तो डिफ्लेक्शन था। अभी क्वेश्चन आता है कि जैसे इतने रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, अब यहां चार्ज पार्टिकल ऐसे एंटर कर रहा है स्पीड v से। तो बताओ, इस क्वेश्चन में बच्चों आपको बताना है कि चार्ज पार्टिकल, पहले तो ये बताओ ये एंगल थीटा पे एंटर कर रहा है। थोड़ा साफ सा बनाता हूं मैं,
ठीक है ऐसे। तो चार्ज पार्टिकल जैसे इसमें एंटर करेगा तो फोर्स कैसे लगेगा उस पर, ऐसे। हाँ पहले तो ये बताओ इसमें वेलोसिटी क्या अभी भी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है? बताओ बच्चों, है या नहीं है? क्योंकि देखो ये एक्स वाई प्लेन में है, ये जो वेलोसिटी है ऐसे जा रही है और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, तो अभी भी परपेंडिकुलर है नहीं ये देखो, तो परपेंडिकुलर है। बस ये क्या है जो पहले नॉर्मल के अलोंग आती थी, इस सरफेस के नॉर्मल आता था, अब क्या है ये इस तरीके से आ रही है, ठीक है, अभी परपेंडिकुलर है। तो देखो जब हम इस पे परपेंडिकुलर जैसे ही से एंटर कराएंगे तो फोर्स ऐसे लगेगा, ठीक है। तो ये वेलोसिटी ऐसे, तो फोर्स देखो समझा रहा हूं मैं, अगर फोर्स घुसते ही फील्ड के अंदर इस पे ऐसे लगा तो पक्की बात है सेंट्रीपिटल है, और सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसे जा रहा है तो पक्का सेंटर बाहर है ना, ऐसे सोचना होता है बच्चों। और अगर बाहर है तो इसका मतलब पक्का ये तमीज से घूम के ऐसे बाहर निकल के आएगा, ठीक है ऐसे। समझाया बच्चों? ऐसे लिखा, ये थीटा है 90 माइनस थीटा, ये थीटा, ये थीटा, ठीक है। ये एंगल कितना होगा पाई माइनस 2 थीटा। सर हम फाइंड क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन ये भी होगा आपके दिमाग में। हम फाइंड कर रहे हैं बच्चों, हम ये देखना चाहते हैं कि चार्ज पार्टिकल कितना वक्त बिता के आया, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, ये बड़े स्टैंडर्ड सा केस है। तो देखो जैसे ये इस फील्ड में एंटर किया, फोर्स ऐसे तो ऐसे ऐसे, तो यहाँ से जब ये बाहर आ रहा है, एक मिनट, जब बाहर आ रहा है तो वेलोसिटी जो है, अच्छा क्या स्पीड बढ़ेगी घटेगी सेम रहेगी? तो स्पीड अभी भी सेम रहेगी बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड स्पीड चेंज नहीं करता, तो स्पीड सेम रहेगी, ठीक है। तो ये स्पीड है, ये एंगल है कितना पाई माइनस 2 थीटा, क्लियर है? कैसे हुआ एक बार फिर बताता हूँ। ये एंगल थीटा, ये परपेंडिकुलर होता है तो ये 90 माइनस थीटा, इधर 90 था तो ये थीटा, ठीक है, ये थीटा, और ये ट्रायंगल का पूरा एंगल पाई माइनस 2 थीटा। अब मैंने आपको एक बात बता रखी है मैथमेटिक्स में, मतलब पता है आपको कि अगर कभी एंगल थीटा और ये लेंथ हो और ये रेडियस हो तो थीटा इक्वल टू एल बाई आर होता है ना। तो यहाँ मैं इस पॉइंट का नाम रख लेता हूँ ए और इस पॉइंट का नाम रख लेता हूँ बी, ठीक है। तो एंगल पाई माइनस 2 थीटा इक्वल टू लेंथ आर्क ए बी अपॉन रेडियस होगा नहीं बच्चों? होगा नहीं होगा, है ना। और मैं कहूँ कि मुझे टाइम टेकन बताना कितनी देर में इस फील्ड से बाहर निकल के आया, तो टाइम टेकन बच्चों कितना होगा? टाइम टेकन, टाइम होता है बच्चों डिस्टेंस अपॉन स्पीड, आर्क ए बी अपॉन स्पीड। स्पीड तो कांस्टेंट है, लेंथ की आर्क ए बी हो गई, तो टाइम हो जाएगा आर्क ए बी कितना है बोलो बच्चों? ए बी लेंथ, ये देखो यहां से कितनी आएगी आर इंटू पाई माइनस 2 थीटा अपॉन स्पीड, और टाइम हो जाएगा आर क्या होता है एम बी बाई क्यू बी, पाई माइनस 2 थीटा अपॉन वी, वी से वी कट गया, टाइम पीरियड आ जाएगा एम इंटू पाई माइनस थीटा अपॉन क्यू बी, ठीक है। ये टाइम आ गया, समझ रहे हो? मतलब इतनी देर इसमें रहेगा पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और ये टाइम पीरियड है। देखो स्पीड पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी कि ज़्यादा स्पीड होगी तो बड़ा आर्क ट्रैवल करके जाएगा, और ज़्यादा बढ़ा देता है इसे, टाइम सेम रहेगा, ठीक है। अच्छा सर अगर ये चार्ज पार्टिकल नेगेटिव होता तो ध्यान से देखना बच्चों, एक बार देखता हूँ कैमरे में आ जाएगा ये। देखो अगर चार्ज पार्टिकल नेगेटिव होगा ना तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, समझ आ रहा है बच्चों? ऐसे घूम के आएगा। मैं थोड़ा यहाँ बना देता हूँ। अगर चार्ज पार्टिकल, ये तो आ गया आंसर, अगर चार्ज पार्टिकल नेगेटिव हो या मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड हो, कोई एक केस मान लेते हैं, तो चलो मैं चार्ज पार्टिकल को नेगेटिव मान लेता हूँ, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन में ये माइनस क्यू, ये चार्ज ऐसे, ये एंगल थीटा, तो ऐसे घूम के आएगा, ठीक है ऐसे। अब सोचो इस केस में जैसे ही घूमेगा तो इस पर फोर्स ना, हमने क्या तरीका सीखा था कि पिछली क्लास में, फोर्स कैलकुलेट करके उसको रिवर्स कर दो तो ऐसे जाएगा फोर्स। देख लो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स ऐसे जाएगा, तो ये सेंटर हुआ, ठीक है। और देखो क्या, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये 90 होता है पूरा, है ना, तो ये थीटा हो गया, थीटा
ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, ये थीटा, ये कितना हो जाएगा पाई माइनस 2 थीटा। तो बाहर वाला एंगल कितना होगा, ये पाई प्लस 2 थीटा। सर क्यों? क्योंकि हमें तो ये एंगल देखना है ना, ये आर्क, तभी तो पता लगेगी आर्क की लेंथ। तो यहाँ जहाँ माइनस है ना, सब कुछ सेम रहेगा, स्पीड भी सेम रहेगी, सब कुछ, बस आर्क की लेंथ बढ़ गई। और लेंथ में क्या बढ़ा है, यहाँ प्लस, तो उस केस में यहाँ प्लस आ जाएगा इस माइनस की जगह, ठीक है। बाकी सारा फैक्टर सेम रहेगा, तो उस केस में टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि बड़ी आर्क ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो बच्चों ये मैंने आपको बताया कि जब ये सारे केस तब हैं जब चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, ठीक है। सर अगर परपेंडिकुलर ना हुई तो क्या होगा? तो देखो बच्चों अभी जितने केस थे इनमें सब में मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर थी वेलोसिटी। अगर कोई केस ऐसा हो जिसमें मैग्नेटिक फील्ड के साथ कोई एंगल बनाते हुए मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी हो, देखो ध्यान से समझना, जैसे ये चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी v, ये एंगल थीटा, ठीक है, और यहां मैग्नेटिक फील्ड बच्चों ऐसे है, ठीक, और y एक्सिस में ये इस तरीके से जा रहा है, ठीक है, समझ रहे बच्चों। तो जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा इधर की तरफ, अब देखो किसी एंगल पे है ना वेलोसिटी, और थोड़ा बढ़ा लेते हैं ऐसे, ठीक है, ये वेलोसिटी ऐसे, और अब देखो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे बच्चों, कौन कौन से? एक तो पैरेलल होगा, दैट इज v cos थीटा, और एक वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगी मैग्नेटिक फील्ड के, v sin थीटा, है ना, होगी ना, v परपेंडिकुलर होगी, v sin थीटा। मुझे बताओ मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ये मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, मुझे बताओ ये जो पैरेलल कंपोनेंट है क्या इसकी वजह से फोर्स लगेगा चार्ज पार्टिकल पे? बोलो नहीं ना, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, नहीं लगेगा। और ये जो कंपोनेंट है, ये जो ऊपर की तरफ है, क्या इसकी वजह से फोर्स लगेगा? हाँ यार इसकी वजह से तो लगना चाहिए। चेक करें, देखो ये एक्स एक्सिस है, ऐसे, हाँ लग रहा है। इस कंपोनेंट को कभी नहीं बदल पाएगा कोई, ये कंपोनेंट बदलेगा नहीं, है ना, न इससे फोर्स लग रहा है। इस कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड तो नहीं बदलेगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो मैग्नीट्यूड बदल दे, है ना, लेकिन डायरेक्शन बदल सकता है। तो एग्जांपल आपने ऐसे फेंका इसको, तो इसका एक कंपोनेंट वेलोसिटी का ऐसे है जिसकी वजह से फोर्स अंदर की तरफ लगेगा ना, ऐसे अंदर की तरफ। तो इसका मतलब वो ऐसे चल के पार्टिकल ऐसे अंदर जाना शुरू कर देगा ऐसे। और आगे क्यों ले जा रहे हो सर? क्योंकि आगे की तरफ उसकी वेलोसिटी है यार, तो आगे भी बढ़ेगा लेकिन अंदर की तरफ जा रहा होगा ऐसे। तो जैसे वो अंदर जा रहा होगा तो किसी टाइम उस पर फोर्स सोचो, मैग्नेटिक फोर्स। तो मैंने वेलोसिटी अंदर की तरफ ली, फील्ड ऐसे, तो फोर्स नीचे लग रहा है, तो इसका मतलब फोर्स नीचे लग रहा है तो वो नीचे झुकना शुरू हो जाएगा, मतलब ऐसे जाके ऐसे नीचे जाना शुरू करेगा। जब नीचे जा रहा होगा तो वेलोसिटी लो अंगूठे की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो फोर्स ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है, नहीं तो बाहर आ रहा है, तो फिर वो बाहर आना शुरू कर देगा। चार्ज पार्टिकल ऐसे, ऐसे सोचो ये चार्ज पार्टिकल है, ये ऐसे जा रहा था, फिर ऐसे, अब ये नीचे जा रहा है क्योंकि फोर्स नीचे, और जब नीचे जा रहा था तो फोर्स बाहर, अब ये बाहर आना शुरू करेगा। जब ये बाहर आ रहा होगा, बाहर की तरफ निकल रहा होगा, फिर फोर्स देखो, फिर फोर्स ऊपर, अब ये ऊपर जा रहा होगा। जब ये ऊपर जा रहा होगा फिर देखो फोर्स इस पर, अब ये अंदर की तरफ, यार ये तो ऐसे घूमेगा, है ना, ऐसे सर्कुलर मोशन करेगा। लेकिन इस वेलोसिटी की वजह से होगा क्या बच्चों, मतलब अगर मैं इसको 3D में दिखाऊं आपको, ये z है, तो अगर मैं इसको 3D में दिखाऊं आपको तो ये वेलोसिटी, ये z और x अंदर की तरफ है, ठीक है। मतलब मैं इस डायग्राम को इधर से दिखा रहा हूं, जैसे ऑब्जर्वर इधर हो, ठीक है। अगर ऑब्जर्वर इधर है तो उसको क्या दिखाई दे रहा होगा? तो ऐसा सिस्टम दिख रहा होगा, नहीं, एक्स एक्सिस अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, और ये y है। तो जैसे तुमने से फेंका ऐसे वेलोसिटी से, है ना, तो फोर्स पे अंदर की तरफ, तो ये ऐसे घूमना शुरू हो गया। समझ रहे हो बच्चों, कैसे घूमना शुरू हुआ? ये ऐसे, और ऐसे यहाँ सर्कुलर मोशन बना लेगा, ठीक, मतलब इस तरीके से। तो इधर से तो तुम्हें सर्कुलर मोशन दिखाई देगा, ये है ना, सर्कुलर मोशन दिखाई देगा। लेकिन दूसरी साइड से बच्चों, ये अगर इधर से देखोगे तो इसको आगे भी बढ़ना है ना, तो ये ऐसा मोशन दिखाई देगा,
ठीक, इस तरीके से। समझाया बच्चों? तो यहां हमें ये देखना है कि जो वेलोसिटी है, समझ रहे हो बच्चों, जो वेलोसिटी है वो मतलब ये थोड़ा सा मैंने ऐसे बना दिया, ये ऐसे बनेगा, ठीक है। तो वेलोसिटी परपेंडिकुलर, तो लेकिन ये ऐसे लूप तो दिख रहा है लेकिन अंदर की तरफ जाता हुआ, तो ये ऐसे जा रहा होगा, आगे बढ़ रहा होगा, ठीक है। अगर आगे बढ़ रहा होगा तो देखो, ठीक है, तो इसका एक रेडियस भी होगा बच्चों, एक ऐसे रेडियस होगा, ठीक है। मतलब इधर से देखें तो इसका एक सब पर्टिकुलर ऐसे रेडियस होगा और हर बार ये वाई एक्स एक्सिस को टच करके जाएगा इसी जगह से, बिल्कुल, ठीक है। इस तरीके से रास्ता होगा इसका, स्पाइरल, इसको स्पाइरल बोलते हैं बच्चों, हेलिकल बोलते हैं वैसे, सही बात तो हेलिकल है, हेलिकल, स्पाइरल नहीं बोलेंगे, हेलिकल बोलेंगे। और ये इस रास्ते को ऐसे फॉलो करता हुआ जाएगा, ठीक है। और देखो ये गैप ना इक्वल रहेगा हमेशा, क्यों सर? इसको बोलते हैं पिच, समझ रहे हो बच्चों? मतलब एक साइकिल देखो यहाँ से चला और यहाँ जाके एक साइकिल पूरा हुआ, तो एक साइकिल में कितनी आगे डिस्टेंस बढ़ता है, इसको बोलते हैं पिच। सर्कल, इधर से सर्कल दिखाई देगा, अगर मतलब यहाँ बैठा कोई सर्कल दिखाई देगा उसको ऐसे, लेकिन आगे बढ़ता हुआ सर्कल, आगे क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि ये वेलोसिटी का कंपोनेंट v cos थीटा इसको आगे बढ़ा रहा है, ठीक है, और कांस्टेंट है वो, तो इसलिए इस डिस्टेंस को पिच बोलेंगे, क्योंकि ये डिस्टेंस एक साइकिल में ट्रैवल करता है। अब देखो हमें यहाँ पे रेडियस पता करना है, तो रेडियस कौन से, मतलब जो सर्कुलर पाथ हो रहा है वो इस वेलोसिटी से हो रहा है, तो देखो सेंट्रीपिटल फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स इससे हो रहा है ना, परपेंडिकुलर कंपोनेंट से मिल रहा है, तो क्यू वी परपेंडिकुलर बी, ऐसे लिखा। तो देखो बच्चों क्यू वी बी साइन थीटा ना, तो देखो एक परपेंडिकुलर कट गया कंपोनेंट, आर इक्वल टू आ गया एम वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी, और वी साइन थीटा, वी परपेंडिकुलर को लिखेंगे अपॉन वी क्यू बी, रेडियस आ गया। फिर आपसे पूछा टाइम पीरियड बताओ, तो टाइम पीरियड कितना होगा, 2 पाई आर बाय, सर्कुलर मोशन कौन से कंपोनेंट से हो रहा है, परपेंडिकुलर से, तो 2 पाई आर की जगह एम वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी अपॉन वी परपेंडिकुलर, ये कट जाएगा, टी इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। ये तो वेलोसिटी के इंडिपेंडेंट आया, अभी भी वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। फिर इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ बेटा, जैसे देखो अब मैं कहूं कि इसका पिच बताओ, तो पिच क्या हुई भाई? पिच होती है, जैसे आपने पहले स्क्रू गोज वगैरह स्क्रू ड्राइवर देखे हो, एक बार एक चक्कर कटाते हैं ऐसे तो ये आगे बढ़ता है, ऐसे लिपस्टिक होती है, ऐसे एक राउंड घुमाते हैं तो बाहर आती है। तो अब ये डिस्टेंस एक साइकिल में है, तो एक साइकिल में ट्रैवल डिस्टेंस पिच कहलाती है, और डिस्टेंस कितनी होगी, ये स्पीड इनटू टाइम, और कौन सी स्पीड से आगे बढ़ रहा है वो, पैरेलल कंपोनेंट, और टाइम कितना है टी, ठीक है। तो कितना हो गया ये 2 वी पैरेलल वी कॉस थीटा, है ना। टाइम पीरियड कितना हो गया 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, ठीक है। समझ में आया बच्चों? क्लियर? बताओ भाई, वी कॉस थीटा अपॉन 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। देखो बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। तो ये हेलिकल पाथ हुआ, है ना। अब मैं इसी में क्या करता हूं बच्चों, यहां पे जैसे मैग्नेटिक फील्ड भी है और साथ में ना इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा देते हैं। इससे क्या फायदा होगा बच्चों, देखते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों लगा दिए, ठीक है। बी भी है और ई भी है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। अब सोचो एक चार्ज पार्टिकल को यहां से फेंका ऐसे, तो उसके दो कंपोनेंट होंगे बच्चों, वी पैरेलल वी कॉस थीटा, है ना, और वी परपेंडिकुलर वी साइन थीटा। देखो जो पैरेलल कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अलोंग है ना, और इसके परपेंडिकुलर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको तो चेंज नहीं कर पाएगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट को, लेकिन पैरेलल कंपोनेंट को तो बढ़ाएगा ना इस बार, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो। फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी है भाई यहाँ, मैग्नेटिक फील्ड इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता था। मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इसको चक्कर कटाएगा सर्कुलर, है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड अब हॉरिजॉन्टल स्पीड को बढ़ाता जाएगा। तो पहले जब सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रैवल करते थे, आगे बढ़ते थे, पिच सेम होती थी। आज क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जब स्पीड दे देगा, तो मान लो पहले इसने ऐसे घुमाई है, ठीक है, अब ये ऐसे जाएगा और अगली पिच और बड़ी,
उससे अगली पिच और बड़ी, रेडियस सेम होगा। मान लो ये रेडियस हम ऐसे बनाएं तो रेडियस सेम है हर पिच का, ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है बच्चों, पिच बढ़ती जा रही है। तो ये जो पाथ हुआ ये हुआ क्यों ऐसा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल स्पीड बढ़ती जा रही है, एक्सीलरेट हो रहा है पार्टिकल। तो ये हो जाएगा हेलिकल पाथ विद वेरिएबल पिच, ठीक है, वेरिएबल पिच। समझ में आ गया बच्चों। अगर मैं आपसे कहूं कि यार कोई nth पिच की वैल्यू फाइंड करो, nth पांचवी छठी जैसे होगा ना, nth पिच है उसका वो वैल्यू फाइंड करो, ठीक है, लेंथ ऑफ nth पिच, nth पिच फाइंड करो। कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, क्या सर्कुलर मोशन का टाइम सेम रहेगा, टाइम पीरियड? हाँ, क्योंकि वो वर्टिकल वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, वर्टिकल वेलोसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ठीक है, तो वो तो स्पीड कांस्टेंट रहेगी, वर्टिकल स्पीड। तो टाइम पीरियड कितना हुआ एक पिच का, 2πm/qb। सोचो nth पिच कब शुरू होगी, यहाँ कुछ ऐसा है जैसे हम ये पता करने जा रहे हैं nth पिच की लेंथ कितनी है, तो n मान लो पांचवी पिच है, तो पांचवी पिच कब शुरू होगी, जब चौथी पिच खत्म हो जाएगी। तो पहले वो पता करते हैं कि जो चौथी पिच खत्म होगी, मतलब n-1 पिच खत्म होगी, उस तक आने तक ये हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी होगी, ठीक है, तब x डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ ना x डायरेक्शन में यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, अब x डायरेक्शन में स्पीड होगी ut + ½ at²। समझ रहे बच्चों, क्योंकि एक्सेलेरेशन भी है x डायरेक्शन में और वेलोसिटी भी है। तो पिच, अब देखो d = u पैरेलल, है ना, पहले मैं स्पीड nh जो हमारी nth पिच है उसकी स्पीड पता करने जा रहा हूं, ठीक है। तो v आफ्टर n-1, ठीक है, और इनिशियल स्पीड u है प्लस at, और टाइम कितना होगा n टाइम्स ऑफ t। एक पिच का टाइम t है तो n-1 पिच का टाइम कितना होगा, इतनी देर में कितनी स्पीड पकड़ लेगा। तो vn-1, u कितनी है बताओ x डायरेक्शन में स्पीड, v cos थीटा प्लस a कितना होगा QE/m इंटू n-1 इंटू t फॉर टाइम पीरियड। मतलब दोबारा समझाता हूं मैं, हमसे पूछा जा रहा है कि जो nth पिच है ना उसकी लेंथ बताओ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम nth पिच की लेंथ पता करने के लिए पहले n-1 साइकिल जो पूरा हो गया वहां तक ये हॉरिजॉन्टल स्पीड, मान लो ये nth साइकिल है, n-1 साइकिल, यहाँ पे स्पीड कितनी है, ये स्पीड पता करने जा रहे हैं। फिर इस पिच की वैल्यू पता कर लेंगे, इसका रेडियस सेम होगा, टाइम पीरियड सेम होगा। तो ये स्पीड आई बच्चों, ये फाइनल स्पीड है n-1 के लिए। तो nth साइकिल के लिए क्या होगी, ये इनिशियल स्पीड। तो वहां अगर मुझे पिच ऑफ nth साइकिल लिखना है तो मतलब x = ut + ½ at² लिखा जाएगा। तो u हो जाएगा nth साइकिल, x डिस्टेंस, u की जगह क्या लिखेंगे, vn-1 इंटू t, एक ही साइकिल की पिच पता करनी है, हाफ a कितना होता है QE/m इंटू t², ठीक है। और ये v nth-1 साइकिल वाली वेलोसिटी पता कर लो, यहाँ लिख लो v cos थीटा प्लस QE/m इंटू n-1 इंटू t, ठीक है। हम लेंथ ऑफ nth पिच पता करने जा रहे हैं, याद है ना ये बात। तो इंटू t आ गया, इंटू एक और कैपिटल T, ये वाला, ठीक है, प्लस ये वाला t। अब ये हाफ इंटू t² प्लस हाफ QE/m इंटू t²। क्लियर है बच्चों। तो इस तरीके से हमने पिच ऑफ nth साइकिल कैलकुलेट कर ली, ठीक है। क्या किया, जो nth साइकिल शुरू होने वाला है उससे जस्ट पहले वेलोसिटी पता कर ली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है, और फिर उस एक साइकिल का टाइम t होता है, वहां फिर फॉर्मूला लगा दिया ut + ½ at², ठीक है। ये इनिशियल स्पीड हो गई, n-1 साइकिल की फाइनल स्पीड यहाँ की इनिशियल स्पीड हो गई। क्लियर है बच्चों। तो ये क्वेश्चन हमने देख लिया। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में एक मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ऐसे लगा रखे हैं हमने, बहुत एक्सक्लूसिव क्वेश्चन है ये। हमसे पूछा जा रहा है कि एक चार्ज पार्टिकल है, वेलोसिटी v से x एक्सिस के लॉन्ग फेंका, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, y एक्सिस के लॉन्ग है ना, पैरेलल है। एक चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी v से फेंका है, तो किसी टाइम पे उसकी वेलोसिटी बताओ, ये पूछा जा रहा है। तो देखो बच्चों, एक बात सोचो,
अगर जैसे ये चलेगा तो इस पर फोर्स किधर लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स बाहर की तरफ, है ना। तो मैग्नेटिक फोर्स तो इधर लगेगा, इनिशियल सोचना है बस, और इलेक्ट्रिक फोर्स इधर की तरफ, है ना, समझ रहे हो बच्चों। इलेक्ट्रिक फोर्स इधर की तरफ लगेगा, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, इलेक्ट्रिक फोर्स इधर की तरफ लगेगा, ठीक है। चार्ज के चार्ज जिधर होता है उधर ही इलेक्ट्रिक फोर्स, समझते हो बात। अब सोचो बच्चों, जब ये चार्ज पार्टिकल चलेगा तो ये चार्ज ऐसे आने की कोशिश करेगा ऐसे, लेकिन एक कंपोनेंट इसको ऐसे ले जाने की कोशिश करेगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड तो इसको घुमाने की कोशिश करेगा भाई सर्कुलर पाथ में, है ना। तो यहाँ थोड़ा डायग्राम ना, थोड़ा ये सोचने वाला क्वेश्चन है। यहाँ हम क्या करते हैं, एक ऑब्जर्वर को यहाँ बिठाते हैं, देख रहे हो बच्चों इस आदमी को, ये एक इंसान है जो ऊपर से देख रहा है इसको, समझ में आया। ये ऊपर से देख रहा है भाई, आदमी है ये, ठीक है, ऊपर से देख रहा है ये। तो इस आदमी के अकॉर्डिंग ऊपर से देखने वाले को डायग्राम कैसा दिखाई देगा, तो देखो कैसे दिखाई देगा। ये एक्स एक्सिस दिखाई देगा, जेड एक्सिस ऐसे दिखाई देगा उसको, ऊपर से जो देख रहा होगा, ठीक है। और चार्ज पार्टिकल ऐसे कोई रास्ता फॉलो करेगा, करेगा ना, ठीक। तो उसकी वेलोसिटी, मतलब यहाँ पे चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव करा तो उसका कोई रेडियस होगा बच्चों। अगर जेड एक्सिस में ऐसे चल रहा है वो, ठीक है, वाई बाहर की तरफ होगा, वाई कैसे होगा, आउटवर्ड, ठीक है, ऐसे बनेगा ना बच्चों। तो उसका कहीं सेंटर होगा, मतलब ये ऐसे सर्कुलर मोशन करने वाला है, ठीक है, ऐसे दिख रहा है बच्चों कैमरा में, हाँ। तो सोचो ये एंगल हम पता कर सकते हैं, मान लो किसी टाइम पे स्पीड पता करनी, यहाँ है वो इंस्टेंट टाइम टी इक्वल टू 0 पे, तो यहाँ था चार्ज पार्टिकल, है ना, जब ऐसे चला था v नोट से, और टाइम टी पे यहाँ पहुँच गया, ठीक है। तो देखो उसके दो कंपोनेंट हो गए बच्चों, ये थीटा, ठीक है, और थीटा कितना होता है ये भी पता कर लेंगे। ये थीटा, ये भी थीटा, इतना थीटा होगा ना वर्टिकली, ये थीटा माइनस 90, सॉरी 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हो गया, चेक करके देख लो आप ये बात। तो वेलोसिटी के एक दो कंपोनेंट ये हुए, और ये वेलोसिटी v नॉट रहेगी। ये वेलोसिटी कौन सी, जो z एक्सिस के अलोंग है। सोचो क्यों, क्योंकि इस वाली वेलोसिटी के कंपोनेंट को जिससे ये इस डायरेक्शन में घूमेगा उसको नहीं बदल सकता इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये वेलोसिटी xy प्लेन में, xz प्लेन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड है y प्लेन में, तो 90 डिग्री पे हो गया, तो इसके मैग्नीट्यूड को नहीं बदलेगा। हाँ x में y में आ जाएगी नई स्पीड, ठीक है, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल में ये वाला जो कंपोनेंट है ये नहीं बदल पाएगा वो, क्योंकि ये इनिशियल परपेंडिकुलर था, ठीक है। तो देखो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, v नॉट कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, v नॉट साइन थीटा। अब थीटा कितना होगा, तो याद करो, अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था मैंने, थीटा कितना होगा बच्चों, ओमेगा टी, है ना। और ओमेगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो ओमेगा कितना होता है ये। तो देखो अब दो चीज़ें साथ साथ पता लग गई, ये पता लग गया हमें इसका वी एक्स कंपोनेंट, है ना, और ये कौन सा कंपोनेंट है, वी जेड, यानी कि एक कंपोनेंट और बचा जो जेड की वजह से बनेगा, क्योंकि जेड डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन है, तो ये वेलोसिटी कुछ ये ना 3D में ऐसे आ रहा होगा, ये ऐसे, तो यहाँ उसके एक कंपोनेंट ऐसे है ना वेलोसिटी, तो एक कंपोनेंट तो ऊपर, एक एक्स में और एक वाई में, मतलब एक जेड में, एक ऊपर और एक एक्स में, 3D सिस्टम है ये, इमेजिन करना पड़ेगा, क्वेश्चन बहुत एक्सक्लूसिव है। तो देखो अब ये थीटा आपने कैलकुलेट किया, अब देखो इसके अगर वेलोसिटी लिखी जाए, वी जेड कितना होगा, यहाँ वी जेड चेक करो, तो वी जेड बच्चों होगा, तो वी जेड तो हमें खैर ये लिख लिया, वी वाई। तो एक बात सोचो, वाई डायरेक्शन में इसका कोई कंपोनेंट है नहीं, एक्सेलेरेशन वाई डायरेक्शन में कितना है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, क्यू ई बाई एम होता है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड वाला एक्सेलेरेशन, है ना। तो इसको लिख लेंगे डी वाई बाई डी टी इक्वल टू क्यू ई बाई एम, है ना, और डी वी वाई क्यू ई बाई एम डी टी, ऐसे इंटीग्रेशन कर सकते हैं ना भाई, इतना तो जान गए, इतना पढ़ा दिया यार आपको। तो इनिशियल टी इक्वल टू 0, वेलोसिटी कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में 0, फिर टाइम टी पे कितना हो जाएगा, वी वाई, तो यहाँ से डी वाई का इंटीग्रेशन डी वी वाई हो जाएगा, और वी वाई इक्वल टू आ जाएगा बच्चों यहाँ से क्यू ई बाई एम, और ये तो सब कांस्टेंट है, डी टी का इंटीग्रेशन टी, वी वाई आ गया। अब देखो नेट वेलोसिटी क्या लिखी जाएगी,
v वेलोसिटी इक्वल टू किसी टाइम पे वेलोसिटी, कितना इजी है, वी एक्स आई कैप, वी वाई जे कैप, वी जेड के कैप, लिख दो। वी एक्स कितना होगा, देखो पॉजिटिव एक्स में है ना वेलोसिटी, तो वी नॉट कॉस थीटा, और थीटा की जगह क्या रखेंगे आप, क्यू बी बाई एम इंटू टी आई कैप। वी वाई कितना लिखोगे, क्यू बी वी नॉट कॉस की जगह साइन, वी वाई तो ये रहा, क्यू ई बाय एम इंटू टी जे कैप प्लस वी जेड ये रहा, वी नॉट साइन थीटा, तो वी नॉट साइन थीटा की जगह क्यू बी बाय एम अप इंटू टी इंटू के कैप, ये वेलोसिटी आ गई। और मैग्नीट्यूड लिखना है तो स्पीड लिख सकते हो, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है क्वेश्चन में कि ये वेक्टर बी है ना, तो इन्हीं की डायरेक्शन यूज कर लेते हैं, बी कैप ई कैप, तो इनकी जगह जो आई जे के हैं बी कैप ई कैप यूज कर सकते हो, समझ रहे हो, इनके यूनिट वेक्टर। तो बच्चों आज की क्लास में मैंने मैक्सिमम केस बता दिया आपको मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल के। जो भी नया क्वेश्चन होगा किसी भी एग्जाम में वो इन्हीं क्वेश्चन से इंस्पायर्ड होता है, कोई नई थ्योरी नहीं है। अब एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ इसका डेली लाइफ में, प्रैक्टिकल में। जैसे एक होता है ऑरोरा, ये क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में जाके ना आधा चक्कर काट के बाहर आ जाता है। मतलब जैसे मैंने अभी सिखाया था, जैसे मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ इस रीजन में, है ना, इस रीजन में, और चार्ज पार्टिकल यहाँ से एंटर किया, तो अगर ये यहाँ जाएगा तो पक्का आधा चक्कर काट के बाहर आ जाएगा, है ना। तो जो हमारा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो उसको, हमारी अर्थ को शील्ड करे हुए है, मतलब ऐसे रहता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ऐसे, ठीक है, समझा बच्चों। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है। तो जो सन से रेज आती हैं बच्चों, कॉस्मिक रेज, वो आयंस होते हैं। तो जैसे ही आयन यहाँ आएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर आ रहे हैं ना, तो ऐसे चक्कर काट के बाहर निकल जाते हैं। तो इससे हम कॉस्मिक रेज से बचे रहते हैं, है ना। अर्थ की जो अर्थ पे कॉस्मिक रेज आ रही है सन से, आयंस की एक बीम आ रही है, पार्टिकल आ रहे हैं, वो बाहर निकल जाते हैं अर्थ से, हमें हार्म नहीं कर पाते। मैग्नेटिक फील्ड शील्ड कर देता है, क्यों, आधा चक्कर काट के बाहर निकल जाएंगे। लेकिन अगर गलती से बीम ऐसे आ गई तो जब बीम ऐसे आएगी तो फील्ड के पैरेलल आ रही है लगभग इन कंपोनेंट के, तो वो अर्थ में एंटर कर जाते हैं, ठीक है, और बहुत स्पीड से आते हैं। तो अर्थ के अंदर जब आयन आते हैं, समझ रहे हो, तो बिल्कुल स्पार्किंग दिखाई देती है, ऐसे कलर्स दिखाई देते हैं, उसको बोलते हैं ऑरोरा, ठीक है। और ये कहाँ दिखाई देगा, पोल्स के पास, साउथ पोल और नॉर्थ पोल के पास, वहीं ऐसा हो सकता है, क्योंकि वो डिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा चार्ज उन आयंस को। तो अच्छा है कि वहाँ कोई रहता भी नहीं है, इसलिए किसी को नुकसान भी नहीं होने वाला, कलरफुल स्काई दिखता है इसमें, ठीक है। इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ सकते हो आप, गूगल वगैरह देख सकते हो। तो बच्चों आज हमने ये बहुत बड़ी वीडियो हो गई। तो अब हम ये मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, मोशन चार्ज पार्टिकल के सारे केस पढ़ चुके। अब आएगा मैग्नेटिक फील्ड ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, टॉर्क ऑन द कॉइल, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर एटसेट्रा, ठीक है। तो अगली क्लासेस में, थैंक यू बच्चों।